हम आज श्वसन से संबंधित नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी क्यूटेंट। तो ये रेस्पिरेटरी क्यूटेंट आप शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, आरक्यू कह सकते हैं। अब आरक्यू क्या होता है, तो आरक्यू क्या होता है कि देखो यहाँ से एक चीज समझनी पड़ेगी अपने को कि यहाँ पर CO2 गैस मुक्त होती है। श्वसन की क्रिया में CO2 गैस को क्या किया जाता है, आउट, और इन क्या होती है आपके पास में, इन होती है ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे आप ये कहेंगे कि ऑक्सीजन गैस को श्वसन क्रिया में ले रहे हैं और CO2 गैस को मुक्त कर रहे हैं, और यहीं से क्या निकलेगा, रेस्पिरेशन क्यूटेंट। तो ऑक्सीजन गैस ली, उसके बाद में यहाँ पे ग्लूकोज या कोई भी सबस्ट्रेट है उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के पश्चात क्या होता है, CO2 गैस मुक्त होती है। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि CO2 गैस का कोई ना कोई आयतन होगा ना, क्या होगा, आयतन कुछ मात्रा में ली जाएगी, इसे कितना आयतन लिया जाता है उसी बाहर निकाला जाता है, और उसी प्रकार ऑक्सीजन का भी कुछ क्या होगा, आयतन है, और हो जाता है अपना क्या हो जाता है, आरक्यू। देखो यहाँ पे देखना आरक्यू को, तो आरक्यू बराबर आपके पास में क्या देखेंगे कि श्वसन क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली CO2 गैस का आयतन, क्या देखेंगे, CO2 गैस का आयतन। तो श्वसन क्रिया के दौरान मुक्त होने वाले CO2 गैस का आयतन अपॉन यहाँ पे ग्रहण की गई ऑक्सीजन का आयतन, दोनों का ही अनुपात आपके पास में श्वसन गुणांक कहलाता है। अपोजिट मत कर देना, CO2 ऊपर रखना है, O2 को नीचे रखना है। जो मुक्त हो रहा है वो ऊपर है, और जो ग्रहण किया जा रहा है वो नीचे है आपके पास में। तो यहाँ पे कहेंगे कि आरक्यू बराबर कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान या सबस्ट्रेट के ऑक्सीकरण के दौरान जो CO2 गैस से मुक्त होती है उसका आयतन अपॉन जो उस के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन गैस, उसको ग्रहण करने की कितना आयतन ग्रहण किया गया है, ये आपके पास में रेस्पिरेशन क्यूटेंट आरक्यू कहलाता है। अब देखो मैं कहूंगा कि आरक्यू डिपेंड किस पे करता है, तो ये आरक्यू डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट पर। किस पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पर। तो ये सबस्ट्रेट ये कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होना है वो क्या होते हैं, अलग अलग, और अलग अलग सबस्ट्रेट लिए जा रहे हैं तो उनका आरक्यू का मान भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना कि CO2 गैस का आयतन अपॉन ऑक्सीजन गैस का आयतन दोनों ही क्या कहलाते हैं, आरक्यू, दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, आरक्यू। और यहाँ पे ये आरक्यू डिपेंड किसके पर कर रहा है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एक और चीज आती है कि जैसे आपके पास में आरक्यू बढ़ाया जाता है, अगर किसी का आरक्यू ज्यादा आता है तो उस सबस्ट्रेट से प्राप्त होने वाली एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अगर किसी का रेस्पिरेशन गुणांक ज्यादा आ रहा है तो वहां पर उससे प्राप्त होने वाली क्या होती है, एनर्जी कम होती है। तो ये आपके पास में थोड़ा सा इसको भी याद रखना है। अब एक डिफरेंट टाइप के हम एग्जाम्पल देखेंगे, और कौन कौन से एग्जाम्पल आपके पास में इंपॉर्टेंट आते हैं। फॉर्मूला ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन आता है कि कोई सा भी आपके पास में नाम देगा और उसके बाद में आपसे पूछेगा कि इसका रेस्पिरेशन जो गुणांक है, श्वसन गुणांक, वो क्या होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। देखो डायरेक्ट आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पे इसके लिए श्वसन गुणांक होता है आरक्यू, होता है आपके पास में CO2 अपॉन O2 बराबर क्या होता है, इकाई होता है, क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, जैसे मैंने एक फॉर्मूला बोला था स्टार्टिंग में, मैंने कहा 6 O2 ग्रहण की प्लस ग्लूकोज, और फिर आपके पास में 6 CO2 बाहर निकले। इसका मतलब 6 ऑक्सीजन अणुओं को आप ग्रहण कर रहे हैं और 6 ही क्या बाहर निकल रही है, CO2 गैस के अणु बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे ली गई O2 की मात्रा, बाहर निकाली गई CO2 की मात्रा, दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ हमेशा आरक्यू का मान कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या आता है, 1, ये ध्यान रखना। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू का मान क्या हो गया, 1। आपसे पूछा जाए कोई भी ऐसे अनाज
जैसे मैं कहूँ गेहूं आपके पास में, चावल है, जिनमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, उनके लिए आरक्यू का मान क्या होता है, इकाई होता है। अब बात करते हैं सेकेंड, वसा। क्या था है, वसा, या कहेंगे लिपिड के लिए आरक्यू का मान। वसा या लिपिड के लिए आरक्यू का मान क्या होगा? तो यहाँ लिपिड या वसा को देखते हैं, तो इसमें लिपिड या वसा में क्या होता है कि वसा या लिपिड की बात करें तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की तुलना में आरक्यू क्या होता है, कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की तुलना में इसके अंदर, वसा के अंदर जो ऑक्सीजन पाई जा रही है उसकी मात्रा क्या है, कम है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम, ज्यादा है कार्बोहाइड्रेट में, और इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो इसका पूरा ऑक्सीकरण के लिए बाहर से ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बाहर से क्या लेनी पड़ेगी, ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, और ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे और फिर उसके बाद में CO2 गैस क्या होती है, कम मुक्त होती है। क्या होती है, कम मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हैं और CO2 गैस क्या हो रही है, कम मुक्त हो रही है। इसका मतलब ये कम हो रहा है ऊपर वाली वैल्यू, CO2 गैस क्या है, कम मुक्त हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस को ज्यादा लिया जा रहा है। तो आरक्यू का मान हमेशा क्या आएगा, 1 से कम आता है। और यहाँ पे जैसे एग्जांपल में बताता हूं, आता है ट्राइपामेटिन। तो ट्राइपामेटिन की बात की जाती है तो यहाँ आरक्यू 0.07 सॉरी आपके पास 0.70 आपके पास में क्या जाएगा, इसका आरक्यू किसके लिए, ट्राइपामेटिन। ट्राइपामेटिन क्या है, एक प्रकार की वसा है। उसी प्रकार ट्रायोलीन क्या है, ट्रायोलीन, और ट्रायोलीन के लिए भी आपके पास में आरक्यू का जो मान होता है 0.71 होता है। कितना होता है, 0.71। इसका मतलब वसा के लिए आरक्यू का मान क्या होता है, कम होता है। किसके अपेक्षा, कार्बोहाइड्रेट के अपेक्षा। तो हमेशा वसा के लिए आरक्यू का मान क्या होगा, 1 से कम। क्या है ये, 1 से कम। अब आगे बात आती है थर्ड। अगर मैं कहूं बात प्रोटीन की, किसकी बात करते हैं, प्रोटीन। देखो यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है वसा का। अगर मैं कहूं अरंडी के बीज के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या देगा, जैसे एग्जांपल है वसा का, मैं कहूंगा आपके पास में सरसों है, अरंडी है, ये जो बीज है, आपसे पूछा जाएगा अरंडी, ये आपके पास में वसा युक्त बीजों के लिए आरक्यू का मान क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, इकाई से कम या 1 से कम होगा। ठीक है। अब बात आती है प्रोटीन। तो प्रोटीन की देखें तो यहाँ पे प्रोटीन के लिए आरक्यू का मान क्या होगा, तो यहाँ प्रोटीन के लिए आरक्यू का मान होता है ऐसे सीड जिनमें प्रोटीन पाए जाते हैं, ऐसे सीड जिनमें प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे दालें होती है, क्या होती है, दालों में सब में क्या पाई जाती है, प्रोटीन। तो उनके लिए आरक्यू का मान क्या होता है, यहाँ पे देखना, ये दोनों को देखना, वसा से थोड़ा सा ज्यादा, वसा से तो थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, परंतु कार्बोहाइड्रेट से क्या है, कम है। तो कार्बोहाइड्रेट से कम और वसा से ज्यादा, लगभग इसका मतलब 0.7 से तो ज्यादा और 1 से कम होना चाहिए। तो बीच में क्या आता है, जैसे मैं कह सकता हूं कि लगभग क्या हो सकता है, 0.79 हो सकता है, या आप ये कह सकते हैं 0.8 हो सकता है। क्या हो सकता है, 0.8 हो सकता है। तो देखो हो गया ना, वसा से थोड़ा सा ज्यादा है और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से क्या है, कम है। तो ये प्रोटीन के लिए आपके पास में क्या जाता है, शोषण गुणांक आ जाता है। और एग्जाम्पल के रूप में वो पूछेगा कि आपके पास में प्रोटीन युक्त बीज क्या है, प्रोटीन युक्त बीज, इनमें आपके पास में वसा गुणांक जो शोषण गुणांक होता है 0.79 होता है। कितना होता है, 0.79। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में बताया था कि किससे कितनी एनर्जी मुक्त होती है, एनर्जी के हिसाब से कौन पहले आता है। तो आपके में क्या कहा कि शोषण गुणांक कम है तो एनर्जी ज्यादा, और शोषण गुणांक आपके पास में ज्यादा है तो एनर्जी कम। तो देखना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था पहले दिन के वीडियो में, सबसे कम एनर्जी होती है, सबसे मैक्सिमम एनर्जी किसके लिए थी, लिपिड के लिए। वसा से 9.3 आपके पास में किलो कैलोरी एनर्जी मिली थी, फिर उसके बाद 5.6 से आपके पास में प्रोटीन से थी, और 4.3 किससे थी,
कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे शोषण गुणांक कम होता है वैसे वैसे उससे मुक्त होने वाली एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा। और एक और चीज ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कहूं कार्बोहाइड्रेट और वसा को शोषण क्रिया में प्रयुक्त किया जा रहा है, शोषण में सबस्ट्रेट क्या है आपके पास में, ये अगर मैं कहूं सबस्ट्रेट के रूप में क्या लिया जा रहा है, एक तो कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट और साथ में प्लस क्या लिया जा रहा है, लिपिड लिया जाता है। अगर बाय द वे इन दोनों को सबस्ट्रेट के रूप में लिया जाता है तो ये शोषण कहलाता है आपके पास में फ्लोटिंग या प्लावी शोषण। क्या कहलाएगा, प्लावी शोषण। क्या कहलाएगा, प्लावी शोषण। तो आपसे पूछा जाए प्लावी शोषण के अंदर सबस्ट्रेट के रूप में कौन लिया जाता है, तो आप कहें कार्बोहाइड्रेट या लिपिड, दोनों में से कोई भी लिया जाता है तो आप क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन या प्लावी शोषण। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपके पास में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड है ये कोशिका के अंदर आपके पास में प्लावी रूप में पाए जाते हैं। कोशिका में किस रूप में पाए जाते हैं, प्लावी रूप में। अब बात आती है अगर सबस्ट्रेट के रूप में, आप देखो सबस्ट्रेट के रूप में आप शोषण क्रिया में क्या ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, प्रोटीन, जो सामान्यतः शोषण क्रिया में प्रयोग में नहीं आता है, तो यहाँ प्रोटीन लिया जाता है तो फिर ये क्या कहलाएगा, जीव द्रव्य शोषण कहलाएगा, या कह सकते हैं जीव द्रव्य शोषण कहलाता है। तो ये जीव द्रव्य शोषण आपके पास में कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीव द्रव्य शोषण या प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो ये क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन है। अब प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो जीव द्रव्य का क्या है, मुख्य घटक है, और जीव द्रव्य का मुख्य घटक होने के कारण इसको क्या माना जाता है, जीव द्रव्य शोषण। सामान्यतः मैंने पहले ही बता दिया है कि जो सभी आपके पास में सबस्ट्रेट के रूप में शोषण क्रिया में उपयुक्त होता है वो मेनली कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बाय द वे नहीं मिल पा रहा है तो फिर लिपिड का प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन का चांस जब बनता है जब व्यक्ति भूख हड़ताल में बैठा हुआ है, काफी दिनों से कोई आहार नहीं ले रहा है, तो फिर लास्ट में भूख हड़ताल या मृत्यु की तरफ जब जाने लगता है तो उस टाइम पे प्रोटीन को सबस्ट्रेट के रूप में लिया जाता है। फिलहाल बात अपने पास में आरक्यू की है ना, अभी दोनों को हटा देता हूं मैं, समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर कंडीशन चेंज होती है, जैसे मैं अगला चीज बताऊं आपके पास में 4th नंबर पे, कार्बनिक अम्लों के लिए शोषण गुणांक। तो ये कार्बनिक अम्लों के लिए आरक्यू, कार्बनिक आरक्यू का मान क्या होगा। अब देखो आप देखना कि कार्बनिक अम्लों में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, कार्बनिक अम्लों में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, और मैंने यहाँ कहा क्या कहा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इस कारण बाहर से ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा हूँ, ऑक्सीजन की मात्रा उस कार्बनिक अम्ल के अंदर क्या है, पहले से ही ज्यादा है, तो यहाँ पे इसका आरक्यू हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि कम क्या हो सकता होगी, ऑक्सीजन की बाहर से कम ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, और बाहर से कम ऑक्सीजन लेंगे और CO2 बाहर ज्यादा निकलेगी, तो फिर आरक्यू का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। क्या होता है, 1 से अधिक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए कि 1 से अधिक आरक्यू का मान किसके लिए होता है, तो फिर क्या बताएंगे आप, कार्बनिक अम्लों के लिए। जैसे मैं कहूं ऑक्जेलिक अम्ल, किसके लिए, ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल की बात की जाती है तो यहाँ पे आरक्यू जो होता है वो 4 होता है मैक्सिमम। आरक्यू किसके लिए, कार्बनिक अम्ल में ऑक्जेलिक अम्ल के लिए मैक्सिमम आरक्यू होता है, कितना होता है, 4। उसके बाद में कहूं टार्टिक अम्ल, ये टार्टिक अम्ल, तो टार्टिक अम्ल की बात की जाती है तो आरक्यू होता है यहाँ पे 1.6, कितना होता है, 1.6। उसके बाद बात करते हैं साइट्रिक अम्ल, ये साइट्रिक अम्ल की बात की जाती है तो यहाँ आरक्यू जो होता है 1.14 होता है, कितना होता है, 1.14। उसी प्रकार आपके पास में मेलिक एसिड क्या आता है, मेलिक अम्ल,
तो मैलिक अम्ल के लिए Rq का जो मान होता है वह होता है 1.3। तो ध्यान रखना कि मैं कहूंगा सबसे पहले तो कि कार्बनिक अम्लों के लिए Rq का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, एक से ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की मात्रा पहले से क्या होती है, ज्यादा है, इस कारण बाहर से ऑक्सीजन कम ग्रहण करनी पड़ती है। अब बात आती है कि ऑक्जेलिक अम्ल के लिए क्या है, 4, टार्टिक के लिए कितना है 1.6, मैलिक के लिए 1.3 और साइट्रिक अम्ल के लिए कितना होता है 1.14 होता है। तो ये Rq किसके लिए, कार्बनिक अम्लों के लिए। अब बात करते हैं, अगर मैं आपके पास में मांसलोद पादप है, क्या है मांसलोद पादप, तो यहां पे कहेंगे मांसलोद पादपों के लिए, मांसलोद पादपों के लिए Rq क्या होगा। तो मांसलोद पादपों की बात करते हैं, तो मैंने जब फोटोसिंथेसिस के वीडियो बनाए तो इस टाइम पे समझाया था कि मांसलोद पौधों में क्या होता है, दिन के समय रंध्र नहीं खुलते हैं। क्या बताया था, मांसलोद पौधों में दिन के समय रंध्र नहीं खुलेंगे, रंध्र कब खुलेंगे, रात को, और रात को ही ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। अब रात को पौधे ऑक्सीजन तो लेते हैं परंतु CO2 बाहर नहीं निकलती है। देखो यहां पे एक चीज क्लियर है, ऑक्सीजन ग्रहण की, ठीक, और CO2 आउट नहीं होती है। मांसलोद पौधों में जो आपके पास में नाइट में क्या होता है, ये नाइट की बात करते हैं, तो नाइट में क्या हुआ, रंध्र खुले, और रंध्र जैसे खुले ऑक्सीजन गैस तो ग्रहण कर रहे हैं परंतु CO2 गैस क्या नहीं निकल रही है, बाहर नहीं निकल रही है। अब CO2 गैस बाहर नहीं निकली है और ऑक्सीजन ग्रहण की है, तो फिर ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं और आपके पास में क्या है, CO2 गैस से बाहर नहीं निकली, तो CO2 गैस का मान हमेशा क्या, और आयतन क्या रहेगा, बाहर निकलने वाला जीरो रहे। ले से आपके पास में कुछ भी हो, ऑक्सीजन गैस कितनी भी ग्रहण की जाए परंतु CO2 गैस से बाहर नहीं निकल रही है, तो ऊपर की वैल्यू हमेशा क्या है कि 0, तो ये 0/O2 हो जाएगा ना, Rq बराबर क्या हो जाएगा 0/O2 हो जाएगा। अब O2 की वैल्यू कुछ भी हो परंतु 0 में अगर किसी का भी भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे Rq जो होता है हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0, क्योंकि दिन के समय रंध्र बंद हो जाते हैं और जो CO2 गैस मुक्त होती है उसको किस में ले जाते हैं, पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में। इसका मतलब बाहर से वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जा रही है, CO2 गैस बाहर नहीं निकल रही है, इस कारण इसका Rq हमेशा क्या होता है, 0। आपसे पूछा जाए Rq किसके लिए 0 होता है, तो मांसलोद पौधों के लिए। Rq1 किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए। 1 से अधिक किसके लिए होता है, कार्बनिक अम्लों के लिए। 1 से कम किसके लिए होता है, प्रोटीन और वसा के लिए। अब बात आती है, एक और चीज आती है, छठा पॉइंट में यहां बना देता हूं, ये 6 नंबर पे अनोक्सी शोषण। क्या है, अनोक्सी शोषण। अगर बात करते हैं अनोक्सी शोषण के लिए Rq, अब अनोक्सी शोषण किसे कहेंगे, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन गैस ग्रहण नहीं करते हैं और कार्बोहाइड्रेट या आपके पास में कोई भी सबस्ट्रेट होता है उसका अवायवीय ऑक्सीकरण होता है, या बिना ऑक्सीजन के क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण। तो उस प्रोसेस में आपके पास में क्या होता है, CO2 गैस तो निकली क्योंकि अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, कम मात्रा में निकली, पर CO2 गैस निकली है और परंतु ऑक्सीजन गैस नहीं ली है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ग्रहण नहीं की जाती ना, ऑक्सीजन गैस ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो नीचे की वैल्यू क्या होगी, 0। नीचे की वैल्यू क्या होगी, 0। तो Rq जो CO2/O2 होता है उसमें O2 का मान क्या हो गया है, 0। अब 0 के बाद में इसका कितना भी मान निकले, जैसे 2 O2 निकलते हैं, मैंने कहा 2CO2 है, बाय द वे क्या है 2CO2, तो हमेशा आपके पास में 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लें, कभी भी आपके पास में क्या नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। ये ऐसी वैल्यू क्या होती है, अनंत होती है। तो यहाँ पे Rq का मान क्या हो गया, सोते हुए 8, या आप क्या कह सकते हैं, अनंत। तो ये हो जाता है अनंत, Rq का मान क्या हो गया, अनंत। तो आपसे पूछा जाए अनोक्सी शोषण के लिए Rq का मान क्या होगा, अनंत। मैंने कारण ये बताया है कि ऑक्सीजन गैस ग्रहण नहीं की जाती, फिर भी CO2 गैस बाहर निकलती है, इस कारण इसका मान क्या होता है, अनंत। और साथ में एक और चीज है
कि शोषण गुणांक का मापन किससे करते हैं, तो यहाँ पे एक नाम आता है गेनोंग, क्या आता है, गेनोंग के शोषण मापी, शोषण मापी। तो यहाँ पे गेनोम के शोषण मापी के द्वारा बीजों का शोषण गुणांक मापा जाता है। पौधों का आपके पास में क्या मापा जाता है, शोषण गुणांक। तो यहाँ ये मांसलोभी में एक और चीज याद रखना, मांसलोभी पौधों का मतलब है नागफनी, क्या है, नागफनी का ज्यादा रेशो पूछा जाता है, या ब्रायोफिलम में आपके पास में तो आपसे पूछा जाए नागफनी के लिए शोषण गुणांक क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 0 होगा। आपसे पूछा जाए अनोक्सिक शोषण में क्या होगा, तो अनंत होगा। कार्बनिक अम्लों के लिए बता दिया मैंने आपके पास में। इस प्रकार ये शोषण गुणांक वाला जो चैप्टर होता है अपना फिनिश होता है, बहुत अच्छा है। आप एक कॉन्सेप्ट बना के याद करोगे तो इजी में लर्न हो जाएगा। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो बाद में देखेंगे।